हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, रचना एवं रचनाकार। ये हमारा जो वीडियो होगा एक रॉक स्टार वीडियो होगा, एक मास्टर वीडियो की तरह होगा कि आप इसको पढ़ ली फिर आपको ना कोई बुक पढ़ना पड़ेगा ना कोई और मैगजीन। हिंदी साहित्य का कंप्लीट एनालिसिस आपको इस एक वीडियो में कराया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, शुरुआत कैसे हुई, इसको लिखा क्यों गया। तो चूंकि भारत में देखा गया है कि हिंदी की शुरुआत संस्कृत से मानी जाती है और हिंदी साहित्य का लिखना लगभग लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना गया है। तो 1000 ईस्वी के आसपास से ही हिंदी साहित्य का शुरुआत माना जाता है। तो भारत में कई सारे इतिहासकार, साहित्यकार ऐसे हुए जिन्होंने कुछ आधार मानकर भारत के हिंदी साहित्य को कई सारे विभाग में, कई सारे खंडों में बांटा। उन सब को हम लोग इस शुरुआत में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास पर प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। तो हिंदी साहित्य के ऊपर कई सारे ग्रंथकारों ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जो डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो हिंदी साहित्य पर ग्रंथ लिखा गया है वह एक फ्रेंच विद्वान थे, गार्सा द तासी। गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान ने सबसे पहला हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा 1839 में और इसका नाम था इस्तवार दला लिटरेचुर हिंदुस्तानी। याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। तो दूसरे थे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की जो रचना है उसका नाम था शिव सिंह सरोज। उसी प्रकार जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक एक रचना लिखी। मिश्र बंधु विनोद नामक एक रचना लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे मान्य हिंदी साहित्यकार कहलाए जाते हैं, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 रचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर 3 रचना लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला रचना लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो ये भूमिका, आदिकाल और उद्भव और विकास नामक 3 रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसी प्रकार गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो इसमें कीवर्ड जैसे है, ये तो जैसे आपको याद नहीं हुआ तो ठीक है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, नाम से स्पष्ट है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का अंग्रेजी नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने सीधा सीधा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वही चीज राम कुमार वर्मा की बात करें, जो वर्मा जी हैं ये आलोचना करते हैं। इनका कीवर्ड है आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 वर्ष पुराने हैं, ये बहुत पुराने हैं। 1000 वर्ष में बताया था हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई थी वह 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो यही हजारी प्रसाद, इसी से रिलेट करना है। हजारी मतलब 1000 मतलब शुरुआत को हिंदी में बोला जाता है आदि मतलब प्रारंभ। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रारंभ के हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल 1000 वर्ष पहले जो शुरुआत हुई थी उसी की आदिकाल लिखा है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और जब उद्भव हुआ था और उसका विकास, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। गणपति, हमारे गणेश भगवान जो है गणपति चंद्रगुप्त, ये हमारे वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। इस प्रकार इन सभी साहित्यकारों ने एक कुछ मानक ग्रंथ किताब की रचना की। इन रचना में इन्होंने हिंदी साहित्य को कुछ विभागों में बांटा और इन्हीं विभागों को ही हम लोग पढ़ेंगे, जो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। सीधा सीधा सवाल 4 नंबर में, 2 नंबर में, मेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन आधारों पर किस प्रकार किया है, समझाइए। 4 नंबर का सवाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य पर कौन कौन सी रचनाएं की है, 2 नंबर का सवाल। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका काल विभाजन किस तरीके से किया गया है इन सभी साहित्यकारों के द्वारा, अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे जॉर्ज ए ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन का काल विभाजन अगर हम लोग देखें तो इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 खंडों में बांटा है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन
डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने 11 खंडों में बांटा है। और सबसे शुरुआत जो किया है वह है चारण काल। सन 700 से 1300 ईस्वी, सन 700 से 1300 ईस्वी को इन्होंने चारण काल कहा है, चारण काल। उसके बाद दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। भारत के इतिहास के क्रमबद्ध रूप से ही इसको डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को बांटा है। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर इसके बाद जायसी आए, ब्रज आए, फिर मुगल आए, फिर तुलसीदास आए, रीति मतलब श्रृंगार काल है। उसके बाद तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे। फिर अंग्रेज कंपनी के शासन में कंपनी हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया। उस समय क्या साहित्य में विकास हुआ। फिर कंपनी के 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का शासन आया। तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, इस तरीके से जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने 11 प्रकार से हिंदी साहित्य को काल विभाजन किया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मिश्र बंधु विनोद ने, मिश्र बंधु विनोद नामक किताब में। अब ये मिश्र बंधु जो है 3 भाई हैं, 3 भाइयों ने मिलकर ये रचना किया है, इसलिए इसे मिश्र बंधु कहा जाता है। बंधु मतलब भाई। और अब हम लोग देख लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण काल विभाजन किया हुआ है वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने किताब लिखा है मिश्र बंधु विनोद। उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 5 भागों में किया है। पूरे हिंदी साहित्य को 700 विक्रम संवत 700 से शुरुआत माना है और इसको वर्तमान तक 5 खंडों में विभाजित करके बांटा है। तो इनमें से सबसे पहला विभाजन जो है वह है प्रारंभिक काल। इन्होंने आदि काल को प्रारंभिक काल कहा है। उसका विभाजन किया है 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल और चौथा है परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल। और इन्होंने विक्रम संवत के आधार पर 1445 से 1680, 1681 से 1889, 1889 से 1924 और 1924 से अब तक का वर्तमान काल के रूप में 5 खंडों में विभाजन किया। आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी काल विभाजन सबसे पहला जो होता है काल उसको बोलते हैं आदिकाल। जो दूसरा आदिकाल के बाद होता है वो काल आया है भक्ति काल। और तीसरा विभाजन कहा है रीति काल और चौथा है वर्तमान काल। आमतौर पे किसी भी हम लोगों ने साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं। आदिकाल जो सबसे पुराना है जहां से शुरुआत हुई है, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और उसके बाद वर्तमान काल। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से बताया, तो वह है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल है आदिकाल। उसके बाद माध्यमिक काल, माध्यमिक काल है भक्ति काल, भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा गया है। अलंकृत काल, अलंकार से पढ़ा है, ये रीति काल, तो रीति काल को अलंकृत काल कहा गया। तो इस प्रकार से भी एक सवाल बनते हैं कि भक्ति काल को माध्यमिक काल या फिर रीति काल को अलंकृत काल किस साहित्यकार ने कहा है, तो ये एक सवाल बन सकता है। इस प्रकार से इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा है। तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 आधार पर, एक है युगीन प्रवृत्तियां, मतलब उस समय के रचनाकार में साहित्यों में, उस साहित्य में सबसे रचना की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, उस रचना की उद्देश्य क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके जो नायक हैं उनका चरित्र कैसा है। उस आधार पर हिंदी साहित्य को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है,
भक्ति काल को भक्ति काल, रीति काल को रीति काल, वर्तमान काल को गद्य काल कहा है। तो इसमें से दो महत्वपूर्ण डिफरेंस है। इन्होंने वीर गाथा काल और गद्य काल, आदि काल को वीर गाथा काल और वर्तमान काल को गद्य काल कहा है। इन्होंने कालखंडों का विभाजन विक्रम संवत के आधार पर किया है और जिसकी शुरुआत 1050 विक्रम संवत से इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत माना है। हिंदी साहित्य की शुरुआत 1050 विक्रम संवत से हुई है। वीर गाथा काल इन्होंने आदि काल को कहा है और 1050 से 1375 के कालखंड को इन्होंने वीर गाथा काल माना है। उसके बाद भक्ति काल की जो बात करेंगे वो 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1984 के बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है। इस प्रकार चौथा विभाजन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास नामक एक किताब लिखा है, उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्या है? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। सबसे पहले मैंने बताया सबसे पहला काल को आदि काल कहा जाता है। आदि काल को इन्होंने दो भागों में बांटा। आदि काल को पहला संधि काल और चारण काल। तो इन्होंने कोई अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि आदि काल को संधि काल और चारण काल में कौन बांटा है, तो वो होंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वही चीज अगर चारण काल कहा जाए तो डॉक्टर गिरियर्सन ने पहली शुरुआत चारण काल से किया है। तो चारण काल जो होगा आदि काल डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार होगा, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संधि काल और चारण काल, संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक, चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, अर्थात इनका भी आदि काल 700 विक्रम संवत 750 से 1375 विक्रम संवत है। और जिसमें आदि काल को इन्होंने पहले संधि काल उसके बाद चारण काल का है। संधि का मतलब होता है जुड़ना, दो भाषाओं का जुड़न ही संधि काल कहलाता है। तो आचार्य रामकुमार वर्मा ने देखा कि हिंदी जो है वह संस्कृत से कहाँ पे जुड़ रही है, कहाँ पे अलग हो रही है, ऐसे जुड़ान की बिंदु को 750 विक्रम संवत में देखा और उसको इन्होंने कहा संधि काल। उसके बाद चारण काल, चारण अर्थात जो कवि होते हैं वह अपने राजा के चारण में कुछ गुणगान करते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने चारण कहा। भक्ति काल में ऐसी कविताएं लिखी गई, ऐसी रचना लिखे गए जिसमें भक्ति की प्रधानता पाई गई। उसके बाद रीति काल में श्रृंगार प्रधान रचनाएं पाई गई हैं। उसके बाद आधुनिक काल, तो इनका विभाजन भी विक्रम संवत के आधार पर किया गया, 5 भागों में बांटा है। उसके बाद है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति मतलब वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्रगुप्त ने। इनका विभाजन सबसे बहुत ही सिंपल है। आदि काल को आदि काल कहा है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है और आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है। इनका विभाजन में विक्रम संवत में लेकर ये सब संवत सन को आधार माना है और शुरुआत जो माना है ये 1184 से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत माना है। आदि काल की शुरुआत 1184 सन से शुरू होकर 1350 ईस्वी तक गई है। पूर्व मध्य काल 1350 सन से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्य काल 1700 से 19, आधुनिक काल 1900 से आगे। तो इस प्रकार गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में 4 खंडों में हिंदी साहित्य को बांटा है। इस प्रकार हम लोग छठवां विभाजन जो देखेंगे वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य के ऊपर 3 रचना लिखी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का भूमिका नामक 3 रचनाएं लिखी हैं और इस आधार पे इन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा है। पहला है आदिकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल, उसके बाद आधुनिक काल। इन्होंने भी विभाजन में सन को बांटा है और इनका विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन से मिलता है। वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल कहा है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है और गद्य काल को आधुनिक काल कहा है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत को आधार मानकर समय का विभाजन किया है। उसी विभाजन को इन्होंने सन संवत ईस्वी सन से बांटा है। ईस्वी सन के आधार पर इन्होंने बांटा है और 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से आगे, इस प्रकार 4 भागों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को बांटा है। और इस प्रकार से हिंदी साहित्य का विभाजन, काल विभाजन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसमें ये देख लेते हैं जो प्रमुख रूप से 1-2 नंबर के सवाल में बनता है
अब हम लोगों ने देखा कि किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, किसी ने आदिकाल कहा है, किसी ने संधि काल कहा है, किसी ने वीर गाथा काल कहा है। तो एक जगह हम लोग उसको लिख लेते हैं और उसको याद कर लेंगे कि कौन से काल को किसने क्या कहा है। इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं कि आदिकाल को विभिन्न इतिहासकारों ने क्या क्या नाम से पुकारा है। चारण काल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की शुरुआत ही हुई थी नामकरण से, चारण काल से। तो आदिकाल को चारण काल कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। उसी प्रकार मिश्र बंधुओं का जो विभाजन था प्रारंभिक काल से ही शुरुआत हुआ था। तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने 5 खंडों में बांटा था, जिसमें प्रारंभिक काल सबसे पहला था। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो प्रारंभिक काल आदिकालों का है, माध्यमिक काल भक्ति कालों का है और अलंकृत काल रीति कालों का है। तो रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, भक्ति काल को माध्यमिक काल का है और आदि काल को प्रारंभिक काल का है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने 3 नाम अलग अलग दिए हैं। बीजवपन काल, इसको कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कैसे याद करेंगे, तो बीज, इसका कीवर्ड है बीज। महावीर मतलब हनुमान भगवान को अगर महावीर बोला जाता है तो उसको प्रसाद के रूप में बीज रूपी एक फल चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बीज वपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य को 5 खंडों में बांटा है। सबसे पहला है सिंधी काल, उसके बाद है चारण काल, उसके बाद है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदि काल को 2 नाम दिया है ये राम कुमार वर्मा ने, संधि काल और चारण काल। तो संधि काल, चारण काल, आदि काल को 2 नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसी प्रकार आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल कहा है सुमन राजे। मैंने बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब 1000 साल पहले ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी और शुरुआत मतलब होता है आदि, और आदि को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल चारण काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, महावीर को बीज रूपी फल चढ़ाया जाता है तो इन्होंने बीजवपन काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। ये सवाल सीधे सीधे बनता है। पीएससी 2016, पीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है। 1 नंबर का सवाल था कि रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है। इसका सीधा आंसर था जॉर्ज ग्रियर्सन। एक सवाल था कि किस हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो उसका आंसर था भक्ति काल। इसी प्रकार 2018 पीएससी में एक सवाल था श्रृंगार काल को रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रकार ये अगर याद हो गया तो 1-1 नंबर के सवाल क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भक्ति काल के नामकरण को किस तरीके से देखा गया है। तो भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। भक्ति काल को भक्ति काल कई लोगों ने कहा है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भक्ति काल के ही नाम से पुकारा है। एक पूर्व मध्यकाल गणपति चंद्रगुप्त अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक में गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 खंड में बांटा जाता है मध्यकाल को। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल हो जाता है और उत्तर मध्यकाल हो जाता है रीति काल। तो इसी प्रकार भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, भक्ति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पूर्व मध्य काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। रीति काल के नामकरण की बात करें तो रीति काव्य पीएससी 2022 का क्वेश्चन, रीति काव्य किसने कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। रीति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने।
अब आधुनिक काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन हम लोग जब देखते हैं तो आधुनिक काल में इन्होंने गद्य काल कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। आधुनिक काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण काल विभाजन में डिफरेंस दिखता है वह है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इनमें आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। इस प्रकार से कई सारे साहित्यकारों ने विभिन्न नामों से काल को विभाजन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक एक आदि काल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में और आधुनिक काल को अलग से देखेंगे और इन सभी समय में कौन कौन से साहित्यकार हुए, उनकी साहित्य की रचनाएं क्या क्या है, वो हम लोग देखते हैं कि आदि काल वीर गाथा का, इसमें कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं और उन रचनाओं में कौन से प्रमुख हैं, उनके रचनाकार के नाम क्या हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 4 नंबर पे सीधे सवाल में पूछ लेते हैं कि वीर गाथा काल या फिर आदि काल के 4 प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के बारे में लिखें। तो इस काल को आदि काल और वीर गाथा काल क्यों कहा गया? दोनों के नाम पे एक अर्थ है कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ, किसी चीज की शुरुआत, मतलब हिंदी साहित्य की शुरुआत जहां से हुई थी उस काल को आदि काल कहा गया। तो इसका शाब्दिक अर्थ है आदि काल उस काल को कहा जाता है जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी और इस समय 1050 विक्रम संवत को ही हिंदी साहित्य की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इस काल को आदि काल कहा गया। उसी प्रकार वीर गाथा काल, वीर गाथा काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय के जो ये साहित्यकार हैं, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, दलपति विजय, जगनीक, विद्यापति, ये सारे जो साहित्यकार हैं वह राजाओं के राजाश्रय में रहते थे और राजाश्रय में रहने के कारण राजाओं का गुणगान करना स्वाभाविक सा बात है। तो राज आश्रय में रहते थे, राजाओं का गुणगान करते थे। अगर राजा ने 4 हाथी मारे तो वो लिखते थे 50 हाथी मारे। इस प्रकार वीरों की गाथा, इस काल में राजा वीर थे और उनकी गाथा की गई, इस प्रकार इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आदि काल और वीर गाथा काल को क्यों कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है अब इस काल को विभाजन और इस काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई है वो देखते हैं। तो मुख्य रूप से आदि काल को 5 भागों में बांटा गया है। आदि काल को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सिद्ध काल। सिद्ध काल मतलब इस सिद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथ को रखा गया है। राज साहित्य में राजस्थानी जैसे रासो, कई सारी रचना, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो, ये जो रासो नामक रचनाएं हैं, रासो साहित्य, राज साहित्य, ये राजस्थानी ग्रंथ है। उसी प्रकार जैन साहित्य में जैन ग्रंथ है। नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथ है। गोरखनाथ योगी बाबा नाथ वाला, योगीनाथ वाले, तो वो गोरखनाथ के ग्रंथ को नाथ साहित्य कहा गया है। उसी प्रकार लौकिक साहित्य, मध्य काल के पहले के ग्रंथ को लौकिक साहित्य कहा गया। लौकिक और अलौकिक 2 शब्द होते हैं। लौकिक मतलब जो इसी धरती का है, जो इसी जीवन में है, उसको बोलते हैं लौकिक। अलौकिक मतलब जो इस दुनिया से नहीं, वो दूसरी दुनिया की बातों को कहा जाता है, जैसे भगवान, परमात्मा, जीवन मरण, पुनर्जन्म, इन सब चीजों को अलौकिक बात की जाती है। तो लौकिक साहित्य जो इस दुनिया की बात करते हैं उसको कहा जाता है। इस प्रकार इस आदि काल को 5 भागों में बांटा। आदि काल के अब प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मुख्य रूप से आदि काल के 6 कवि को आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है, जो सबसे प्रमुख है, सबसे प्रसिद्ध है, चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो रचना लिखा है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है उन्हीं के मित्र पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसी प्रकार अमीर खुसरो, जिन्हें हम सब जानते हैं इतिहास में हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संयोजक भी कहा जाता है,
तबला के आविष्कारक भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये हिंद के तोते के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने पहेलियां, खलीकवारी, मुकरिया, गजल और ढकोसला नामक रचनाएं लिखी है। इसी प्रकार तीसरी जो रचनाकार है वो विद्यापति। इन्होंने लिखा है पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता। नरपति नाल ने लिखा है विशल देव रासो। जगनीक ने लिखा है परमाल रासो। दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। अब ये तो 6 रचनाकार हो गए, इनको याद कैसे करेंगे? तो पृथ्वीराज चौहान का रचना है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत सिंपल है, इनके मित्र चंद्रबरदाई ने लिखा है। अमीर खुसरो, खलीकवारी, मुकरिया, गजल और ढकोसला। गजल के आविष्कारक भी इन्हीं को कहा जाता है। मुकरिया वो जो खुद से सवाल करते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं, उन्हें कहा जाता है मुकरिया। ये रचना इन्होंने किया है। विद्यापति में पद, लता, पता कीवर्ड है। विद्यापति का नाम आया, विद्यापति का जब भी नाम आया तो पद, लता, पता सीधा बोलना है। विद्यापति पद, लता, पता। तो विद्यालती पद, लता, पता। पद से पदावली, लता से कीर्तिलता, पता से कीर्ति पताका। इस प्रकार विद्यापति पद, लता, पता, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नरपति नाल का विशल देव रासो। तो नर है, नर मतलब पुरुष, पति है, पति जो होंगे नर ही होंगे। इनको मारना है तो क्या देंगे? विष। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नरपति नाल को मारा है, विष देंगे। तो नरपति नाल लिखा है विशल देव रासो। जगनीक ने जो लिखा है वो लिखा है परमाल रासो। पूरे जग घूम लोगे लेकिन ऐसा माल परमाल नहीं मिलेगा, तो वो है जगनीक। तो जगनीक ने लिखा है परमाल रासो। दलपति विजय, अब ये दल है, समूह का विजय, समूह का पति है, दल का पति है, दलपति विजय। और विजय भी हो गया है, दल का पति है, उसने विजय भी प्राप्त किया है, तो आप उसको बहुत इज्जत दोगे, मान सम्मान दोगे, खूब मानोगे, तो वो खुमान रासो। इस प्रकार दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। जगनीक, पूरे जग ढूंढ लोगे तो आपको ऐसा माल नहीं मिलेगा, तो परमाल रासो। नरपति, पति को विष दे के मारेगा, नर है पति, उसको विष दे के मारेगा, तो विशल देव रासो। विद्यापति पद, लता, पता। पद से पदावली, लता से कीर्तिलता, पता से कीर्ति पताका। दलपति विजय, कुमार रासो। अब प्रमुख जो रचनाकार हैं, आदिकाल के प्रमुख 6 रचनाकार हैं, इनको याद कैसे करेंगे कि कौन से आदिकाल के प्रमुख रचनाकार हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, साथ में बोलेंगे। चंद्रबरदाई अमीर और खुश भी है। चंद्रबरदाई अमीर और खुश भी है क्योंकि इसके जैसे विद्यापति, नरपति, दलपति पूरे जग में नहीं। फिर से बोलता हूं, चंद्रबरदाई अमीर और खुश है क्योंकि इसके जैसे विद्यापति, नरपति और दलपति पूरे जग में नहीं है। 3 प्रकार के पति हैं, विद्यापति भी है, नरपति भी है और दलपति भी है। तो ऑब्वियसली ये अमीर और खुश भी होगा, और ऐसा इंसान पूरे जग में आपको नहीं मिलेगा। तो दलपति, जगनीक, नरपति, विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद्रबरदाई पूरे इस ट्रिक में शामिल हो जाते हैं। उनको कैसे याद रखना है वो भी मैंने बताया। तो ये आदिकाल का संपूर्ण अध्ययन है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भक्ति काल। भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, जिसको माना गया है कि विक्रम संवत 1375 से 1700 का काल को भक्ति काल माना गया है। हम लोग भारत के इतिहास में देखते हैं कि 1400 ईस्वी के आसपास भारत 1300 से 1400 ईस्वी के आसपास भारत में विदेशी आक्रमण, इसमें मुस्लिम आक्रमण प्रमुख थे, भारत पे हुआ, जिसके कारण विदेशी संस्कृति, धर्म भारत के धर्म से जुड़ी, और भारत की धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग इससे अपने धर्म की खतरे के रूप में देखें, और समाज में एक अस्थिरता और असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई थी। शासक वर्ग दूसरे धर्म का होता था, जन समुदाय दूसरे धर्म का होता था, तो इनमें आपस में सामंजस्य नहीं था। तो इस सामंजस्य को बिठाने का काम जिस काल में किया गया, उस समय बहुत सारे कवि आए, साहित्यकार आए, इन्होंने अपने योगदान से समाज में एकजुटता लेके आई, धर्म में स्थिरता लेके आई, सहिष्णुता का भाव लेके आया, स्वीकार्यता की भावना लेके आई।
इस आधार पर इस काल को भक्ति काल कहा गया। और इस समय ऐसे ऐसे चमत्कारी, जैसे संत कबीरदास ने कहा, तिनका तिनका जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे ऐसे साहित्यिक कवि थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। ऐसे महान कवियों ने इस काल को स्वर्ण युग के रूप में बनाया। इसी रूप में हिंदी साहित्य के, हिंदी काव्य का भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग भक्ति काल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण में पहली शाखा है राम भक्ति शाखा और दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति में, जिसमें भगवान के सगुण रूप को, उसके साक्षात रूप को माना जाता है, जैसे श्री राम के स्वरूप को मान के पूजा की जाती है, श्री कृष्ण के स्वरूप को मान के पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। तो उनको मूर्त रूप में देखकर जो भक्ति किया जाता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। अगर श्री राम के सरगुण को देख के जो साहित्य की रचना हुई है, उसमें राम भक्ति शाखा, जिसमें सबसे प्रमुख जो साहित्यकार हुए हैं वो हैं तुलसीदास, नाभादास और केशवदास। वहीं अगर कृष्ण भक्ति शाखा की बात की जाए, सूरदास, रसखान, बिहारी और रहीम हुए। वही चीज अगर निर्गुण शाखा की बात की जाए, जिसमें भगवान के या परमात्मा के निराकार स्वरूप को, जिसमें कोई भी आकार नहीं माना जाता है, उस स्वरूप के आधार पर भक्ति की जाती है, तो वो निर्गुण शाखा के तहत माना गया है। और निर्गुण शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान के माध्यम से भक्ति की को किया गया है, और प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम के माध्यम से, ईश्वर से निष्काम प्रेम की भावना के माध्यम से भक्ति की भावना फैलाई गई। इस प्रकार से निर्गुण शाखा भी दो भागों में, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में बंटता है, और सगुण भी दो भागों में, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखाओं में बंटता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके कवि कौन कौन से हुए। तो सबसे प्रमुख जो साहित्यकार हुए हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने लिखा है सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू और बरवय रामायण। ऐसी चमत्कारी रचनाओं के कारण तुलसीदास की प्रसिद्धि बहुत अधिक थी। और उनके काल में उनके समकालीन सम्राट अकबर भी थे, जिन्होंने इनकी रचना को बहुत ही महत्वता दी। और इनकी प्रसिद्धि में सबसे प्रमुख रचना है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। दूसरे क्रम के कवि हैं केशवदास। केशवदास के बारे में कहा जाता है कि ये भक्ति काल और रीति काल दोनों को जोड़ने वाले कवि कहे जाते हैं। इसलिए केशवदास की एकमात्र रचना रामचंद्रिका केशवदास की एक ऐसी रचना है जिसमें राम की भक्ति की गई है, और यह भक्ति काल में आता है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो सभी रीति काल में आते हैं। तो केशवदास को भक्ति काल और रीति काल दोनों को जोड़ने वाला साहित्यकार कवि कहा जाता है। उसी प्रकार एक है नाभादास, इन्होंने भक्तमाल लिखा है। वही अगर कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास की बात करें, तो सूरदास ने सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी लिखा है। रसखान ने प्रेम वाटिका, सुजान सागर, मीराबाई, जिन्हें आधुनिक मीराबाई, इन्होंने गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ नाम की रचना लिखी है। निर्गुण शाखा में ज्ञान मार्गी शाखा की सबसे प्रसिद्ध कबीर हुए हैं, धर्मदास हुए हैं, रैदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, मल्लुकदास, दादू दयाल। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम, गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु हुए हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना गुरु अर्जुन देव ने ही किया है। प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना सबसे प्रसिद्ध पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है, मुल्ला दाऊद कुतुबंद। इस प्रकार से इन रचनाकारों ने भक्ति काल को एक स्वर्ण युग के रूप में देखा। हम लोगों ने सगुण शाखा के बारे में, उनके कवियों के, उनके रचनाकारों को देखा है। अब हम लोग निर्गुण शाखा के कवि और उनके रचनाकारों को एक बार देख लेते हैं। शाखा की ज्ञान मार्गी शाखा में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो है संत कबीर। संत कबीर की रचना है बीजक।
बीजक के संकलन करता है धर्मदास। धर्मदास ने संत कबीर के ज्ञान को बीजक के रूप में संकलित किया है। और बीजक 3 भागों में, साखी, सबद और रमैनी, 3 भागों में बटा हुआ है और तीनों के सम्मिलित रूप को बीजक कहा जाता है। इसके संकलन करता जो धर्मदास है, धर्मदास की एक रचना है अमर सुख निधान। धर्मदास की एक रचना है अमर सुख निधान। रैदास ने रैदास बानी लिखा है। गुरु नानक देव ने, सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव ने असा दीवार और जपू जी नामक रचना लिखा है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब, जो कि मानक ग्रंथ है, सिख धर्म के मानक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, उसकी रचना की है गुरु अर्जुन देव ने। दादू दयाल ने हरडे बानी और अंगवधु की रचना की। इसी प्रकार निर्गुण के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने लिखा है पद्मावत, ये लिखा है अवधी भाषा में। अवधी भी हिंदी की एक अपभ्रंश भाषा कहलाती है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे पहली प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, दूसरा अखरावट और आखिरी कलाम। एक साथ बोलेंगे पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। मुल्ला दाऊद ने चन्नाया लिखा है। कुतुबन ने मृगावती लिखा है। इस प्रकार हम लोगों ने भक्ति काल भी देखा। अब हम लोग देख लेते हैं रीतिकाल। रीतिकाल मतलब उत्तर मध्यकाल, भक्ति काल मतलब पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल 2 भाग में बढ़ जाता है। मध्यकाल है तो 2 भाग में, पहले वाला पूर्व मध्यकाल, बाद वाला उत्तर मध्यकाल। पहले वाला पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, बाद वाला पूर्व मध्यकाल रीतिकाल। तो अब हम लोग रीतिकाल उत्तर मध्यकाल देखते हैं। रीतिकाल मतलब रति, श्रृंगार, प्रेम। तो इन सब इस काल में विक्रम संवत 1700 से 1900 के काल में जो रचना की प्रधान प्रवृत्ति थी, उसमें श्रृंगार रस, प्रेम, रीति, स्त्रियों का वर्णन, ये सब प्रमुखता से देखी गई थी। इन्हीं सभी प्रमुखता के रचना को ही ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को रीतिकाल कहा गया। इस काल में जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं वो कालजयी है, जो कि उस काल को अमर बनाती है। और इस काल को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 2022 एक व्यापम के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि रीतिबद्ध के प्रमुख कौन है। तो रीति काल को प्रमुख रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं केशवदास, रीति मुक्त के प्रमुख कवि हैं घनानंद, रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं बिहारी। कैसे याद करेंगे? रीतिबद्ध मतलब बांधना है, केस को आप बांध देंगे तो रीतिबद्ध। रीति मुक्त, मुक्त फ्रीडम, तो आप किसी को फ्रीडम देते हैं तो उसको बहुत ही आनंद आता है, तो उसको आनंद आया अगर आपने उसको मुक्त कर दिया तो घनानंद। रीति सिद्ध बिहारी, जगत प्रसिद्ध है, सिद्ध है कि बिहारी लोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 विषयों में भक्ति काल, रीति काल को बांटा गया है। अब देखते हैं कि इसमें प्रमुख कवि और उसके रचना कौन से। सबसे प्रमुख कवि हैं केशवदास। मैंने भक्ति काल में बताया केशवदास की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। और केशवदास को भक्ति काल और रीति काल की प्रमुख को जोड़ने वाला कवि कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल में एक रचना है रामचंद्रिका और इनकी बाकी प्रमुख रचनाएं रीति काल में, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक, बारहमासा और विज्ञान गीता। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, नक्सिक, बारहमासा, विज्ञान गीता। केशवदास जो है केस को बांध के 12 मास विज्ञान पढ़ते रहते हैं और नाक को काटते रहते हैं, जिससे उनको कवि प्रिया और रसिक प्रिया दो प्रिया मिल गए, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। बिहारी के बारे में कहा जाता है, बिहारी एक ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि हुए हैं रीति काल में जिनके बारे में कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने एक ऐसी रचना की जिसके कारण वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो हिंदी साहित्य में अगर आपको पूछा गया कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन से कवि हैं जिनकी सिर्फ एक रचना के कारण, वो सिर्फ एक ही रचना है जिसके कारण वो प्रसिद्ध है, तो वो है बिहारी। बिहारी ने लिखा है सतसई। बिहारी का जो सतसई है वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, रचना है। तो ये बिहारी के सतसई।
पद्माकर, पद्माकर की रचना है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, वीरतावली। इस प्रकार पद्माकर की रचना है। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो हमने देखा कि भूषण की रचना में शिव आ रहे हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो शिव के भूषण, इसका कीवर्ड बना सकते हैं शिव के भूषण। भूषण जब भी पढ़े तो शिव के भूषण पढ़े। तो भूषण के शिव के भूषण तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, और चूंकि हम जानते हैं कि जो शिव है वह बाघ का शॉल पहनते हैं तो वो छत्रसाल दशक। एक है घनानंद, घनानंद का सुजान सागर, विरह लीला और रस केली वल्ली। घनानंद को भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज शतिका। तो भिखारी की रचना में हम देख रहे हैं निर्णय, निर्णय और शतरंज। तो कीवर्ड बनता है भिखारी का निर्णय, भिखारी का निर्णय। तो इसका ट्रिक क्या हुआ, भिखारी दास जब भी आए आपको नाम में, रचना में, तो सीधा याद आ रहा है कि भिखारी का निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। तो ये निर्णय कहाँ लेते हैं, शतरंज खेलते वक्त, शतरंज खेलते वक्त निर्णय लेते हैं। शतरंज शतिका एक रचना हो जाएगी, भिखारी दास भिखारी के निर्णय, शतरंज शतिका, शतरंज खेलते वक्त निर्णय लेते हैं, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। तो इस प्रकार से भिखारी दास भी हो गए। हमने रीतिकाल के 3 हिस्सों को देखा, प्रमुख कवि, उनके रचनाओं को देखा। अब देखते हैं कि इनके सब जो कवि हैं इसको याद कैसे करें, और उनके रचनाओं को तो याद करने का जो भी मैंने बताया वो है। अब प्रमुख जो 6 में रचनाकार कवि मैंने बताया, इनको याद कैसे करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है। पद्मा के आनंद से जलकर भिखारी ने भूसा चुराया, भिखारी ने, पद्मा के आनंद से जलकर भूसा चुराया भिखारी ने, और केस में बांध कर ले गया बिहार। तो थोड़ा फनी है, केस पे कैसे कोई भूसा बांध के बिहार लेके जाएगा, लेकिन यही है, याद करना है। तो पद्मा के आनंद से जलकर, पद्माकर, आनंद, आनंद से घनानंद, पद्मा मतलब पद्माकर, पद्मा के आनंद से जलकर भूसा, भूसा मतलब भूषण, भूसा चुराया भिखारी ने मतलब भिखारी दास, पद्मा के आनंद से जलकर भूसा चुराया भिखारी ने, और केस में बांधकर ले गया बिहार, मतलब केशव दास ने बिहारी। तो इस प्रकार से 6 रचनाकार हैं, उनके साहित्यिक कुछ रचनाएं हैं, वो हमको याद रखने होते हैं। इस प्रकार से रीतिकाल कंप्लीट होता है। रीतिकाल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये व्यापक में पूछा हुआ एक सवाल है, और ये तो मेंस में 2-4 नंबर में पूछता रहता है, इसको आप याद रखें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आधुनिक काल। काल हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काल जो है वह है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी बोला जाता है, और इसकी शुरुआत 19वीं सदी के बाद ही मान सकते हैं, 1850 ईस्वी के आसपास। इस काल में सबसे बड़ी जो परिवर्तन हुई वह थी, अभी तक की जो रचनाएं थी वह खड़ी बोली में चलती थी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इन सब भाषाओं में, बोलियों में हिंदी की रचनाएं होती थी। लेकिन अब हिंदी की जो प्रधानता थी वो इसमें दिखी, और गद्य काल इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी काल खंड में गद्य रूप में रचना स्टार्ट हुआ। पहले काव्य रूप में ही या पद्य रूप में ही रचना होती थी, लेकिन इस काल में गद्य रूपी रचनाओं की प्रधानता दिखी। और इस आधुनिक काल को 6 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। इस 6 खंडों में आधुनिक युग को बांटा गया है, और इन 6 खंडों में भी अलग अलग रचनाकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है भारतेंदु। तो स्टार्ट, अब इसको याद करने की जो बात बताऊं, भारतेंदु युग सबसे पहला ही स्टार्ट होगा हमारे भारत से। तो भारत से स्टार्ट हुआ तो भारतेंदु, खत्म हुआ द से, तो द से खत्म हुआ तो द्विवेदी युग, जहां से खत्म वहीं से शुरू, द से खत्म द्विवेदी युग, द, दी,
ये थोड़ा छ टाइप का दिख रहा है, दी छी टाइप का दिख रहा है, तो द कोई छायावादी युग, द्विवेदी युग फिर छायावादी युग, 3 खत्म हो गया। उसके बाद बनेगा प्रगति के साथ आप प्रयोग करोगे तो नई कविता मिलेगी। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, प्रगति के साथ प्रयोग करोगे तो नई कविता मिलेगी। स्टार्ट होगा भारतेंदु, द खत्म हुआ तो द्विवेदी, दी छ से ऐसे दिख रहा है तो छायावादी युग, उसके बाद प्रगति के साथ प्रयोग करोगे तो नई कविता मिलेगी। ये 6 काल का सीक्वेंस है। स्टार्ट होता है 1850 से 1900 तक, भारतेंदु युग होता है 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावादी युग 1918 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी युग 1943 से 51 और 51 से अब तक को नई कविता कहा गया है। अब पहला देख लेते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900 तक है, इसका जो नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। इस काल खंड में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना स्पष्ट रूप से देखी गई थी। इस काल खंड में जो साहित्यकार होते थे वह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी रचनाएं करते थे। समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत सारी रचनाएं हुई, वो भी इसी कालखंड में माना जाता है। इस काल के कवियों की सबसे प्रधान प्रवृत्ति थी कि इसमें लोकोक्ति और मुहावरों की बहुत ही ज्यादा यूज किया गया। तो ये था भारतेंदु युग का एक परिचय। इसमें जो रचनाएं हुई हैं, सबसे प्रमुख 4 रचनाएं हैं। 4 रचनाकारों के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। है तो बहुत, लेकिन 4 मेनली प्रेम है, 4 मेनली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो जिनके नाम पे रखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास और जगमोहन सिंह। इसको याद करने के लिए इनके पहले कीवर्ड को याद रख सकते हैं। पहले वर्ड को इसमें लिखा जा सकता है भारा अज। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतेंदु युग के बारे में अगर 4 रचनाकारों के बारे में पूछा तो भारा अज आपको याद रखना है। भारा अज से पहला भा भारतेंदु हरिश्चंद्र, रा मतलब राधाचरण गोस्वामी, अ मतलब अंबिका दत्त व्यास, ज मतलब जगमोहन सिंह। भारा अज। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सारे रचना में प्रेम मिलेगा आपको। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी। राधाचरण गोस्वामी प्रेम बगीची, विधवा विलाप और नवभक्त माल। अंबिका दत्त व्यास पावन पचासा और सुकवि सतसई। बिहारी सतसई अलग था और सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। जगमोहन सिंह देवयानी और श्याम सरोजनी। जगमोहन सिंह देवयानी और श्याम सरोजनी। इस प्रकार से भारतेंदु युग के कुछ कवि और उनके रचनाकारों के बारे में देखा। अब हम लोग देख लेते हैं द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद शुरुआत होता है द्विवेदी युग का, जिसके कालखंड है 1900 से 1918। भारतेंदु युग में हमने देखा कि देशभक्ति की भावना को अपनी कविता में प्रखरता से दिखाया गया, लेकिन द्विवेदी युग में उसको और प्रचंड रूप से बताया गया। इस काल की कविता में या गद्य में देशभक्ति की भावना और अधिक मात्रा में पाई गई। इसमें अंग्रेजी का सीधा सीधा बहिष्कार कर दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में देशभक्ति की भावना को बहुत ही तीव्र गति से फैलाया गया इस युग में। तो भारत द्विवेदी युग की शुरुआत और इसको नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है और इसके 4 लेखकों के बारे में हम लोग देखेंगे। शुरुआत महावीर प्रसाद द्विवेदी से है, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, राम नरेश त्रिपाठी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। पीएससी 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक रचना है काव्य मंजूषा और गंगा लहरी। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारत भारती, पंचवटी और किसान। अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश 3 रचना है। राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और पथिक। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग में प्रकृति को नारी के रूप में मानकर उसका प्रकृति का मानवीकरण करके चित्रण किया गया है। तो छायावादी की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रकृति को मानवीकरण करके उसको नारी स्वरूप मान के रचना किया गया है और इस काल के प्रवर्तक जो है वो मुकुटधर पांडे को माना गया है।
और मुकुटधर पांडे इसके प्रवर्तक हैं। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है, इसका एक नाम रहस्यवाद भी है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ बहुत बार पूछा गया है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ के बारे में बताइए। तो प्रसाद पंत निराला वर्मा, प्रसाद पंत निराला वर्मा को छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहा जाता है। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। मीरा हम लोगों ने भक्ति काल में देखा था, आधुनिक काल की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेमपति। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। सुमित्रानंदन पंत की वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, ग्राम्य। महादेवी वर्मा की रश्मि, निहार, निर्जा और शांति गीत। इस प्रकार छायावाद के 4 आधार स्तंभ प्रसाद पंत निराला वर्मा नाम और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, म से महावीर प्रसाद द्विवेदी, म से मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और राम नरेश त्रिपाठी, ये 4 रचनाकार हैं। ये द्विवेदी युग और छायावाद होता है। इसके बाद प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग को देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी की युग की शुरुआत 1936 से 1943 तक होती है। प्रगतिवादी युग की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस काल में जमींदारों को आलोचना की गई, जाति पाति, धर्म, छुआछूत, ऐसी भेदभाव शब्दों की और प्रथा की बहुत ही बड़ी आलोचना की गई और एक प्रगतिवादी सोच की विकास की गई। तो इस काल की रचनाओं में प्रगतिवादी समाज में प्रगतिवादी सोच की विशेषता बताती है। तो ये इसीलिए इसको प्रगतिवादी युग कहा गया है। इसके कुछ 4 रचनाकार मैंने बताए हैं। इसके देखोगे तो पहला है नागार्जुन, प्यासी पतराई आंखें, सतरंग पंखों वाली और युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल, नीम के बादल, युग की गंगा, आकाश का आईना। त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा है। तो त्रिलोचन है मैं उस जनपद का कवि हूं। शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा है। मिट्टी की बारात की रचना त्रिलोचन ने भी की है और शिवमंगल सिंह सुमन ने भी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रगतिवादी युग में देखो जाए तो नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, शिवमंगल सभी में भगवान शिव के नाम आते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि प्रगतिवादी युग में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन, ये चारों जो है भगवान शिव के ही नाम। तो प्रगतिवादी युग, शिव युग, ये आप बोल सकते हो। प्रयोगवादी कविता, प्रयोगवादी युग जिसकी शुरुआत 1943 से लेकर 1951 होती है, इसको प्रयोगवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल की रचनाओं में नए नए प्रयोग किए गए। तो इस नए नए प्रयोग के कारण ही इसे प्रयोगवादी युग कहा गया। और इस युग के जो प्रवर्तक हैं वह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय। अज्ञेय को ही इस युग का प्रवर्तक माना जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका निकाला था, तार सप्तक। तार सप्तक, इसके 4 अध्याय निकले थे और इस तार सप्तक पत्रिका से ही इस युग की शुरुआत माना जाता है। और इसीलिए इस तार सप्तक को प्रयोगवादी युग की सबसे प्रमुख कविता का प्रमुख रचना माना जाता है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय प्रयोगवादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचना है हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष के रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, प्रतीक, दिनमान। और दूसरी रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसके 2 रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदोल। तीसरा है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, अंधायुग, ठंडा लोहा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ठंडा लोहा को कान में डाल दिया तो वो अंधा हो गया। अब ये कैसे हो सकते, कान में डालेगा तो अंधा कैसे होगा, लेकिन याद कर सकते हैं कि ठंडा लोहा को कान में डाला तो वो अंधा हो गया। तो धर्मवीर भारती की 3 रचना है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और अंधायुग। तो इस प्रकार से प्रयोगवादी युग भी होता है और प्रगतिवादी युग भी होता है। एक लास्ट बच जाता है नई कविता, वो हम लोग देख लेते हैं अंतिम नई कविता। 1951 से लेकर अब तक की रचना को नई कविता में माना गया है। नवी कविता की सबसे प्रवर्तक जो माने गए हैं वो धर्मवीर भारती और दुष्यंत कुमार को माना गया है। और इसके कुछ 4 प्रमुख रचनाकार मैं बताऊं आपको, तो यही याद रखना है। सबसे प्रमुख है नरेश मेहता,
सराय की एक रात, सुदामा पांडे धूमल, संसद से सड़क तक, श्रीकांत वर्मा भटका में एक मगध, विनोद कुमार शुक्ल का लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाती है। जिसमें से कविता से लंबी कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाती है। इस प्रकार हम लोगों ने नई कविता भी देखा, शुरुआत से लेके आदिकाल से लेके आधुनिक युग तक हम लोगों ने पूरी हिंदी साहित्य को देखा है। इस प्रकार हम लोग इस सब को आप लोग एक कॉपी में नोटबुक पे अच्छे से लिखिए, बार बार पढ़िए। और इससे बाहर मैं नहीं मानता कि हिंदी साहित्य से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो वन डे एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, जहां पे हिंदी साहित्य का टॉपिक है वहां इससे बाहर और कोई भी नहीं आ सकता। तो आप इसको अच्छे से लिखिए और बार बार पढ़िए और इसको याद कीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।